हेलो एवरीवन, अगेन यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। और आपके एग्जाम्स के मद्देनजर हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्स। 4 मार्च इज द टारगेट, चाहे सीबीएसई बोर्ड चाहे आईएससी बोर्ड। क्लास 12th फिजिक्स का एग्जाम है 4 मार्च 2024 और आज है 22। तो लगभग 10 डेज हमारे पास है और इन 10 डेज में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स 100/100 का टारगेट। कोशिश ये करेंगे कि इन 10 डेज में हर एक दिन हम 10 मार्क्स का 100% सिक्योरिटी बना लें और जब आप एग्जाम देने जाएं तो वहां से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का अचीवमेंट लेकर के बाहर निकले। तो अब हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज और पूरा रिवीजन आपका फिजिक्स का आपके एग्जाम से पहले तक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए और साथ में टॉपिक्स का रिवीजन भी कर लीजिए। जो क्विकली आप रिवाइज करने में आपको टाइम लगेगा हाफ एन आवर या उससे ज्यादा, हम इसको विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स में फिनिश कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद अ टारगेट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन फिजिक्स। और हमारा सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का। वो क्या होता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यह आपको बता देते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है Q से उसे डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू N इंटू E। और इसको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप कहेंगे किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट जो चार्ज होता है वो E के इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है। और ये फैक्टर्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ही फैक्टर हो सकते हैं, E के इंटीजर्स में हो सकता है। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 करके हो सकती है। और जहां पर E की वैल्यू होती है एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इसका मल्टीपल होगा। और कैसा मल्टीपल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज, 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से एमिट होंगे या इसने गेन किए होंगे। पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है तो आप कहेंगे उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसने गेन कर लिए हैं। आप n की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा Q, और Q इज इक्वल टू N इंटू E, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E कर देंगे। 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सिंप्लीफाई करके आंसर लिखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो ये हमारा 1 मार्क का पहला टॉपिक हुआ। और सेकंड टॉपिक बनता है कूलम्स लॉ। इस पर बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कूलम्स लॉ। तो एक लाइन का स्टेटमेंट है, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना होता है, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये इसका स्टेटमेंट हो जाता है। और जब हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हो जाता है कोलम्बियन फोर्स। और K की वैल्यू जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल वैल्यू भी। और K की यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस वन। तो इस पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और अगर ये अलग अलग मीडियम में रखा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पर। अगर ये वैक्यूम में है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन होता है कैपिटल K टाइम्स दिस, जहां पर K को आप कहते हो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो K का फॉर्मूला भी बन जाता है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा? 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कह देते हैं कि पहले हमने 2 चार्जेस को कहीं वैक्यूम में रखा हुआ था, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर उन्होंने कहा कि यही चार्जेस को उठा करके किसी मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 18 है या 9 है या 10 है। तो बताइए नया फोर्स कितना हो जाएगा। तो क्योंकि F जो है वो एप्सिलॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसे कह सकते हो, इसको सॉल्व अगर आप कर देंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिएगा।
एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू है के, और आपको मिलेगा एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू के। एक क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो जाता है, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ अपॉन के की वैल्यू यूजुअली ग्रेटर देन 1 होती है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, तो फोर्स हमेशा कम हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एफ डैश की वैल्यू एफ अपॉन के, पहले जो वैक्यूम में रखे थे तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स था एफ, और किसी मीडियम में रख दिए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए वो कहते हैं वाटर, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, तो वाटर के लिए के की वैल्यू 81 आ जाएगी, तो आप कह देंगे फॉर वाटर एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बाय 81। इसका मतलब दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एक्सप्रेशन, ये इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? तो आपको क्या बताना है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस को आप वाटर में रखेंगे तब उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के, वो भी कब, किस केस में, जब वो एयर में रखे थे, एयर में उनके बीच में लगने वाले फोर्स का 81 टाइम्स, या जो भी के की वैल्यू दे रखी होगी के टाइम्स कम हो जाता है, 1 अपॉन के हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए, इस पर बेस्ड आप कर सकते हैं और इस रिलेशन पर बेस कर सकते हैं, ये रिलेशन कर सकते हैं, और एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो जाता है। कूलम्बियन लॉ वेक्टर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बताने को कहेंगे तो आप इसको वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर और साथ में R कैप। ये R कैप बताता है दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन। अगर एक पॉइंट चार्ज यहां पर रखा है और एक पॉइंट चार्ज यहां पर रखा है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही डायरेक्शन होती है। जैसे इधर को आ जाएगी फोर्स ऑन 2 एक्टिंग ड्यू टू 1 F21, और ये हो जाएगा R वेक्टर यहां से यहां तक, तो F21 आ जाएगा, और फर्स्ट के ऊपर रिपल्शन हो जाएगा तो इधर से आ जाएगा F12 वेक्टर। इस तरह से दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है। ये जो फोर्स होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि इसी दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही एक्ट करता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो आपके दो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद तीसरा एक टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जब कोई चार्ज कहीं पर रखा जाता है तब उसकी वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन और फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। आप क्या करेंगे, उस चार्ज के आसपास एक दूसरा टेस्ट चार्ज ला करके रख देंगे। जैसे ये मान लीजिएगा दिस इज अ पॉइंट चार्ज, और आपने इसके आसपास इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है, तो आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि कितनी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ला करके रख देंगे, और आप ये देखेंगे कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, हाउ मच फोर्स दिस सोर्स चार्ज इज अप्लाइंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज, और फिर आप कैलकुलेट कर लोगे इसकी इंटेंसिटी, इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज की, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। फाइन। और इस तरह से एक और फॉर्मूला यहाँ पे ये भी बन जाता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो आप यहां से ये भी निकाल सकते हो, अगर आपको कभी कभी ऐसा होगा कि उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन a charge placed in this electric field, what is the magnitude? तो what is the magnitude of force, यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर बताइए कितना फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज, ये वाला Q। तो आप क्या करेंगे, यहां पर Q नॉट रख देंगे, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो वाला चार्ज यहां रखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने क्रिएट कर रखा है वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी होगी।
देखिए क्या है कि जब दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये वाला है, एक चार्ज ये वाला है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है तब आपको कूलम्बियन फोर्स ये लगाना है फॉर्मूला। अगर चार्जेस पता है और डिस्टेंस भी पता है, लेकिन ये वाला चार्ज तो पता ही नहीं है, बट इसकी वजह से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तब आप यहां पर इसकी डेफिनेशन को भी थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। यहां पे टेस्ट चार्ज ही आना है, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आएगा, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो वाला चार्ज आपको यहां रखना है। और एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये आपको पता होगा, तो आप निकाल पाएंगे कि इस जगह पर इस वाले चार्ज की वजह से हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग। तो ये वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड है वो आप इससे निकालेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो चार्ज है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसकी डेफिनेशन भी होगी न्यूटन पर कूलम। किसी भी पॉइंट पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए वो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर देख लेंगे कितना फोर्स लग रहा है कितने चार्ज पर, जो भी चार्ज वहां रखा होगा। यहाँ सोर्स चार्ज नहीं आएगा, पिछली बारी में थोड़ा गड़बड़ हुआ, ये सोर्स चार्ज नहीं आएगा, टेस्ट चार्ज आएगा जिसको आप यहाँ पे रखते हो। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो आपसे पूछेंगे बताइए इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसका वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर हो जाएगा एफ वेक्टर के अलोंग। जो भी फोर्स की डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, इधर को फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड हो जाता है। और अगर ये नेगेटिव होता तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता और इसकी तरफ को आंसर आ जाता। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई वेक्टर, ये भी एक रिलेशन है और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। अब यहां से एक डेरिवेशन आता है कि इस वाले सोर्स चार्ज की वजह से बताइए, जैसे आप यहां से देखेंगे इससे दूर होते चले जाएंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे चले जाएंगे, तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जितना दूर होते जाएंगे फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो जो फील्ड वीक होता चला जाएगा तो वो आपसे अलग अलग पोजीशन पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ऐसा कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ से ये आर डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, किससे, ये एक सोर्स चार्ज उन्होंने दे दिया है, इसकी वजह से आपको बताना है आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट ए पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, E इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन हो गया हमारा पहला डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये वैक्यूम में रखे हैं तब, एयर में रखे हैं तब, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा कहता है। देन ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर का स्क्वायर, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। अब ये देखिएगा इस वाले चार्ज की वजह से इतनी डिस्टेंस पे, ऐसा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कह देंगे कि एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इससे बताइए 10 सेंटीमीटर दूर, एट 10 सेंटीमीटर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू आप रखेंगे कूलम में, सो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गए, और डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी भी वेक्टर फॉर्म आपको लिखनी होगी, तो वेक्टर बनाने के लिए इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में है और फोर्स होता है आर की डायरेक्शन में, तो ये भी आ जाएगा आर कैप इसके साथ। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट बात यहां से, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन E वेक्टर एंड R वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, E और R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है R, इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, और आपको क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज आप याद रख लीजिए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं। The electric field lines are in concentric circles going radially outward.
और दूसरा वाला हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये इसी में दोनों पॉइंट एक ही में आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स रेडियली इनवर्ड आ जाती हैं, रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे। और सेकंड प्रॉपर्टी आप बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कहीं पर भी अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए तो टेंजेंट बना के पता चल जाता है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे आप ऐसे समझिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की तरफ ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाएगा। दे स्टार्ट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये कंटिन्यूअस होती हैं, कहीं बीच में ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट जैसे ये हो गया, या फिर आपने यहाँ पे ऐसे करके बना दिया, इस तरह का हो गया, तो आपको मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ कूलम्बियन फोर्स या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स और फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। प्लस से आउटवर्ड, माइनस से इनवर्ड होती है। कैसे? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, अगर अकेला पॉजिटिव और अकेला नेगेटिव चार्ज है तब। और अगर एक कॉम्बिनेशन है अपोजिट चार्जेस का, तो डाइपोल की वजह से जैसे पूछा जाता है कि किसी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए, तो आप ऐसी बना सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहां से आउटवर्ड इधर को भी आप दिखा देंगे, इधर को ऐसे ऐसे दिखा देंगे, और यहाँ इनकमिंग दिखा देंगे आप इन पर। ये हो गया। सो 1 2 कंटिन्यूअस वाली प्रॉपर्टी थर्ड हो गई, टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी फोर्थ हो गई, और फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बताइए कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो क्यों नहीं करती हैं? अगर हम पहली वाली लाइन पर टेंजेंट बनाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर को आ जाएगी, और दूसरी वाली लाइन पर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों पे ही आ रहा है ये, तो इस पहली वाली टेंजेंट और दूसरी वाली टेंजेंट दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन को बता रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और इधर को भी है, लेकिन एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहे हैं, और इसके जस्ट बाद आपको एक दूसरी सीरीज में दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस लॉ से रिलेटेड डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू।